बहुत शुक्रिया अथर। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की, आपकी राय इसमें शामिल करते हैं। बानी पीटीआई की आप अगर राय देखते हैं, उनके बयानिए को आप देखते हैं, और दूसरी तरफ वज़ीर आला केपीके का आप एक्ट देखते हैं, तो ये दोनों के कौल में और फ़ेल में बड़ा तज़ाद नज़र आ रहा है। अलग अलग डगर पर क्यों है दोनों? देखिए, अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पे 9 मई के ऊपर सियासी बयानिया बनाया गया। 9 मई बड़ा बदकिस्मत वाकया है, उसमें जो लोग मुलविस हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अभी तक चालान भी पेश नहीं किए गए कुछ मुकदमात के अंदर, तो इसलिए कि जब मर्जी होती है हुकूमत कोई नए लोग बीच में डाल देती है। हमें यह बताया गया कि 9 मई में अगर कोई सबसे बड़ा मुलजिम है तो वो अली अमीन गंडापुर है। उसी अली अमीन गंडापुर साहब को अब अगर कोर कमांडर साहब अपने घर बुला रहे हैं तो ये तो वाजे हो गया ना कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का और उनके हमायतियों का ये एक तरह से सियासी बयानिया था और इसमें कुछ भी नहीं था। खुदा न खास्ता ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर वो 9 मई में और इन चीजों में इस तरह मुलविस थे तो उनको उस तरह बुलाया जाता और इस तरीके से उनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाती। दूसरी बात यह है कि असल में इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा क्या, आपको ये देखने की जरूरत है। आज राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं और हुकूमती जमात के अहम रुकन हैं, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने, वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे। ये हो रहा है इस वक्त इस मुल्क के साथ। इस वक्त जो है आज इमरान खान साहब ने भी मोहसिन नकवी को वॉइस राय कहा, तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बुनियादी तौर पे इस मुल्क के आइन और कानून के साथ जो मजाक हो रहा है वो उसकी तस्वीर बन गई। कुछ अर्सा पहले तक वो निगरान वजीर आला थे, गैर जानिबदार, अब वो वफाकी हुकूमत की काबीना में भी हैं, सेनेटर भी बन गए। तो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा कि अवाम की जो विल है वो क्या है और अवाम ने किसको वोट दिया है। अब फैसल वाडा साहब जो हैं वो वोट लेके भी आ जाते थे प्रोग्रामों में, पीपल्स पार्टी को क्या कहते थे, नून लीग को क्या कहते थे, एमक्यूएम को क्या कहते थे, आज वो भी मुंतखब हो गए हैं। और हम बात कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान या पीटीआई, इनका अपना क्या किरदार है हुकूमत का, क्या इन्होंने वो कुछ किया जो ये चाहते थे और कहते थे कि हम आके जमहूरियत मजबूत करेंगे। और जहां तक रियासती इदारों के खिलाफ बातें हैं, अभी जो बुखारी साहब ने बातें की मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। बंदयाली, ये वो इमरान दार जज, ये तो मरियम बीबी की इस तरह कहती थी। क्या हमें अपने जजों को ऐसे कहना चाहिए? या अगर इमरान खान साहब काजी फायज ईसा साहब को या किसी और जज को ऐसे कहें तो हमें उनका हमनवा बन जाना चाहिए? ये इदारों को हमें इस तरह जो है मलाइन करना चाहिए? तो हमें सबको खुद सोचना चाहिए ना कि सियासतदान तो सियासी बयानियां चलाते हैं, लेकिन ये इदारे कमजोर होंगे, अगर फौज कमजोर होगी, अदलिया कमजोर होगी, तो क्या पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी बयानिया है और हर कोई अपनी सियासत के लिए बीच में दूसरों को मलाइन करता है। हकीकत ये है कि अभी इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़ा है और वो सबसे पॉपुलर जमात है। अब किसी को हजम हो या ना हो ये अलग वो आगाज में बेग साहब ने सवाल उठाया था ना कि ये कैसे हुआ है, ये भी देखने की जरूरत है। बुखारी साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बात की तो मुझे याद आया कि सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं निगरा हुकूमत के, बल्कि सरफराज बुगटी साहब भी, वो भी निगरा वजीर दाखिला थे, फिर उधर चले गए, बलूचिस्तान के CM बन गए हैं वो। सर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बुखारी साहब जी, जो अतर काज़मी साहब ने फरमाया है कि हम मरियम नवाज़ की ज़बान बोल रहे हैं, खुद अपनी ज़बान पे कभी गौर करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। मैं इनकी याद दहानी, क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है ना, जब आप आंखें बंद करके किसी की तकलीद कर रहे होते हैं तो फिर आपका जहन मऊफ होता है, आपकी याददाश्त मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के महात्मा खान साहब ने यह फरमाया था कि आपने देखा मुझे गिरफ्तार करके क्या किया मेरे टाइगर्स ने, अगर आप मुझे कल पकड़ेंगे तो इससे भी बदतर होगा, इनसे पूछिए ये कहा था या नहीं कहा था। अब कहते हैं हम जानते नहीं है कि कौन है 9 मई वाले। ये तो हमारा हाल है, ये तो हमारी जर्नलिज्म है सारी। दूसरी बात सुनिए, देखिए गुजारिश ये है कि हमें ना तो किसी का तराना गाने की ज़रूरत है, ना हम उस किस्म के पर्सनैलिटी कल्ट के शिकार हैं, ना अल्लाह ताला हमें करे। तो अपनी अपनी याददाश्त जो है अपने अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता अभी, और ना मैं जाऊँगा। लेकिन छेड़खानी मत करें आप। ये आपने हमें जो तरफदार करार दे दिया, आप खुद क्या हैं? आपको याद नहीं है आपके बारे में क्या कहा जाता है? तो इसलिए आइंदा जरा सोच समझ के बोलिएगा मेरे बारे में। दूसरी बात यह है कि जनाब जजों को क्या कह रहे हैं? मैंने कह दिया बस, अब इससे आगे मत बोलिए। जजों के हवाले से क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं जजों को, और जनाब की आप तब कहाँ थे जब जजों के, और आप बुखारी साहब आप भी और अतर काज़मी साहब भी, आप दोनों मेरे लिए बहुत मौजूद हैं। मैं आप दोनों से मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ।
वो तो आप भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूं। तस्वीरों में जूतियां बरस रही थी, तब तो आपके पेट में दर्द नहीं उठा था इतना जजों का। आ गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इशू बेस्ड बात कर सकें। काज़मी साहब, बुखारी साहब, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों मेहमानों से खामोश रहे। बुखारी साहब आपसे भी मैं इल्तिजा करती हूँ, काज़मी साहब से भी इल्तिजा करती हूँ। आप दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। बेग साहब जरा आगे बढ़ते हैं सर। ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पे बैठ के जजों को बुरा भला आप दोनों, ये सियासतदानों को जुबान तो हमें नहीं बोलनी चाहिए। आपने जूतियां बरसाई हुई है जजों को, शर्म करे कोई। जूतियां बरसाई हुई हैं उनकी तस्वीरों पर। बुखारी साहब प्लीज, बुखारी साहब प्लीज, जूतियां बरसाई हुई हैं आपने जजों के ऊपर। बुखारी साहब उन्होंने नहीं बरसाई हुई, जिन्होंने बरसाई हुई आप उनको कहें। बुखारी साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अतर काज़मी साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेग साहब मैं आपकी तरफ आ रही थी सर। तहरीक-ए-इंसाफ के अपने मसाइल जो हैं वो मुसलसल हम देख रहे हैं पार्टी के अंदर सर उठा रहे हैं। पहले सियासी और वकला दो अलग अलग ग्रुप्स ये हमारे सामने आ गए, फिर मुसलसल शेर अफजल मरवत साहब ये खुलकर पार्टी के अंदर से मुखालफत की बात कर रहे थे। फिर गुज़िश्ता रोज़ शहरियार आफरीदी ये भी आए और उन्होंने पार्टी के अंदर मुनाफिक लोगों की बात कर दी है। ये सब कुछ पीटीआई के अंदर जो हो रहा है, ये वो एक टर्म यूज़ होती है ना, सोची समझी साजिश, ये उसके तहत हो रहा है या वाकई खान साहब की अदम मौजूदगी के बाइस हर कोई अपना अपना कंट्रोल हासिल करना चाह रहा है पार्टी के ऊपर और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? फिर देखिए मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि खान साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं और अभी जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो मौका परस्त थे, जो तहरीक-ए-इंसाफ के प्रॉपर वर्कर या लोग थे या अहदेदार थे, वो सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो आराम से पीछे वाली गली से चले गए। तो ये जो मौका परस्त हैं, इनको मौका मिल गया आने का, इनका तहरीक-ए-इंसाफ से कोई तल्लुक़ नहीं है। इवन जो ये गौहर है या जिनका आपने और नाम लिया मरवत साहब, इनका तहरीक-ए-इंसाफ से क्या तल्लुक़ है? अच्छा जो लोग जेल में हैं बेचारे, जिनका अभी तक कुछ नहीं बन सका, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ तहरीक-ए-इंसाफ में। मेरी राय ये थी कि आप उनका ट्रायल मुकम्मल कीजिए, उनको जो भी सज़ा बनती है वो दे देनी चाहिए। इतना अरसा जेल में तो खान साहब ने उनके ऊपर भी, और ये जो मौका परस्त आके बैठे हैं, और मैं आपको गारंटी करता हूँ जितने लोग इलेक्ट हुए हैं इस वक्त, इनमें मेरे ख्याल में 10 या 15% लोग हैं जिनका प्रॉपरली पुराना तहरीक-ए-इंसाफ से तल्लुक़ था। बाकी तो सब ने, कोई टिकट नहीं ले रहा था, उन्होंने टिकट दाखिल करा दिए, वो आ गए। अपनी हैसियत में नहीं आ सकते थे पार्लियामान के अंदर या अपना वोट लेके। तो ये जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल है, क्योंकि नए लोग आए हैं तो वो ये समझते हैं कि हम पुरानों को पीछे करें और ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करें। और ये लड़ाई मेरे ख्याल में आगे जाएगी, ये रस्साकशी होगी कि किसके पास कितनी पावर है। ये ऐसा नहीं है कि तहरीक-ए-इंसाफ में हो रहा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हाल यही है जी। क्योंकि वो मंजर पे नहीं आता, लीडरशिप मौजूद होती है और वो कंट्रोल करती है, और फिर अगर आप पावर में हो तो नेचुरली आपका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है नेचुरल है, तहरीक-ए-इंसाफ में कोई अनहोनी बात नहीं है जो कुछ हो रहा है। सही आप कह रहे हैं, अनहोनी बात नहीं है। इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन के बाद अब 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी क्या वैसे ही होगा जो हमने 8 और 9 को देखा, या फिर कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक से पहले थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई है यहाँ पे। अब हमने कोशिश की है कि हम नॉर्मल तरीके से डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और ज़रा अच्छी गुफ्तगू करें और इशू बेस्ड गुफ्तगू करें। तो अतर काज़मी साहब आपसे यहाँ शुरू करते हैं। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, इसकी 21 नशिस्तों पर होने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। क्या समझते हैं आप, ये जो हमें अभी फरवरी में जो हमें नज़र आया, जो ट्रेंड दिखाई दिया, अवामी ट्रेंड नज़र आया, क्या आपको वही नज़र आ रहा है समझते हैं आप, या फिर कुछ बरक्स होने जा रहा है, या जो हमेशा ज़िमनी इंतखाब में होता है, ज़िमनी इंतखाबात में होता है, उस तरह से अवामी रिएक्शन हमें नहीं नज़र आता? समझते हैं आप वैसे ही होगा? देखिए वैसे तो पंजाब में 2023 में 22 में भी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें भी हमने देखा कि ट्रेंड थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ नजर आया।
और इस दफा भी मुझे ये लगता है कि मुकामी इश्यूज के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ, ओवरऑल जो एक तरह से रिएक्शन है उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया। अब डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कौन सा उम्मीदवार है, किस तरीके से वहां पे इलेक्शन लड़ा जाता है। और अब हुकूमतें भी बन चुकी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हुकूमत एक हो मौजूद एक सूबे के अंदर तो उसको एज हासिल होती है। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए गए। कहा गया कि अगर पहले यहाँ पे हुकूमतें बन गई तो फिर तो देखें जो अगले इंतखाबात होंगे उनको हम साफ और शफाफ कैसे बनाएंगे। तो ये तो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई चीज चेंज होगी तो वो हुकूमत की कारकर्दगी से होगी। क्या महंगाई कम हो गई, आवाम को रिलीफ मिल गया, मईशत में कोई बेहतरी आ गई, अगर इनमें से कोई भी इशारे कहीं पे तब्दील हो तो फिर आपको नजर आता है कि हो सकता है कि कोई ट्रेंड मुख्तलिफ हो। इस वक्त मुझे लगता है कि जिस तरह के 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे उसी किस्म का नतीजा होगा। सही। अच्छा बुखारी साहब, इसमें ज़रा ये भी ऐड ऑन कर लीजिएगा कि जो अभी अतर साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी पे डिपेंड करता है, तो अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों शबर जैदी साहब ने ये बात की कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं अगर ये कंटिन्यू कर गए तो फिर हुकूमत चल जाएगी। तो आपको लगता है कि ज़िमनी इलेक्शन में नताइज जो इस वक्त कारकर्दगी है उसके हिसाब से फिर अवाम नतीजा दे रहे होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम ये जो इलेक्शन हुए हैं उसका नतीजा भी देख लें और जिस तरीके से पीटीआई का वोटर बाहर आया है, उसने वोट दिया है अपनी पार्टी को, ये वो 16 महीने की कारकर्दगी का नेट रिजल्ट था जिसमें नाकामी हुई हुकूमत को रमूज़ सल्तनत चलाने में, लोगों को कोई रिलीफ देने में। और अगर ये हुकूमत जो इस वक्त बनी है इसका भी यही हाल रहता है तो ये एक नतीजा हमने जनरल इलेक्शन में देख लिया, बाकी का हम ये अब ज़िमनी इलेक्शन में और सेनेट के जो बाकी इलेक्शन है उसमें देख लेंगे। अगर हुकूमत ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी तो ये अपने मुद्दत पूरी करने का तो सवाल ही छोड़ दें आप। मैं तो समझता हूँ आधी मुद्दत भी पूरी कर ले तो ये मुझसे से कम नहीं होगा, एक बात। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, ये आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ उससे पहले शहबाज शरीफ ने भी खान साहब को कहा था कि जनाब आपके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आप आइए आके हुकूमत बनाइए। उसके बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एट द हाईएस्ट लेवल स्टार्टिंग विद बिलावल भुट्टो टू जरदारी एंड ऑल अदर्स, उन्होंने भी कहा कि जनाब आइए हमसे बात कीजिए। खुर्शीद शाह का स्टेटमेंट आपको याद होगा क्यों। लेकिन असल में मकसद हुकूमत किसी के साथ मिलकर बनाने का है ही नहीं। आप ये देखिए ना, ये 2 ऑफर्स कोई हवा में तो मैं बात नहीं कर रहा ना, ये रियलिटीज़ है ना कि सब दोनों बड़ी पार्टियों ने कहा था कि जी आपका हक है, आप हुकूमत बनाइए क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स सीट्स आपके पास हैं। लेकिन अगर तो इस वक्त आप ये कहें कि कोई भी शख्स आके खान साहब आ जाए, खान साहब की पार्टी आ जाए, वो इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म करके यहाँ सडनली दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, तो हमारे पास सर्व करने के लिए मॉडल्स मौजूद हैं। आप देखिए केपीके में तो ये पिछले 9-10 साल से बैठे हुए हैं ना जी, 2 टर्म्स तो पूरी हो चुकी, तीसरी टर्म शुरू है। आप मुझे बताइए वहाँ बह रही हैं दूध की नहरें? आप मुझे जो हाल परफॉर्मेंस वाइज केपीके का है वो किसी दूसरे सूबे का उतना बदतर हाल नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि किस मॉडल को हम अपने सामने रख के ये सोचें कि ये अगर आ जाएंगे तो दिलचस्प सिचुएशन ये भी है ना कि इलेक्शन के फौरन बाद एक ये बयानिया जिस तरफ आपने इशारा किया कि बिलावल साहब ने भी ये ऑफर की कि आप आएँ बैठे मिलकर हुकूमत बनाते हैं, पीएमएलएन की तरफ से भी बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आपके नंबर्स हैं, आप पूरे कीजिए और आकर हुकूमत बनाइए। तो एक ये बयानिया ने भी जोर पकड़ा कि कोई भी जमात हुकूमत लेना नहीं चाह रही थी और पीएमएलएन के जो अपने लोग हैं जो हार गए हैं वो तो अब कह रहे हैं कि हमने हुकूमत लेनी नहीं थी, हमें तो बाकायदा हुकूमत दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको तो सूट ही ऑपोजिशन करती